हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 10 और जिसमें मैं आज आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा बच्चों, इक्विवेलेंट वेट एंड लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और ये अगर आप सीख गए तो आपको न्यूट्रलाइजेशन एसिड और बेस के साथ जो न्यूट्रलाइजेशन करवाया जाता है ना, एसिड की नॉर्मेलिटी निकालिए, बेस का नॉर्मेलिटी निकालिए, ये सब जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, वो आप 100% कर लेंगे। या अभी जो आप स्कायोमेट्री के क्वेश्चन कर रहे थे, वो इसके तरीके से भी आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक बच्चों, तो आज का जो टॉपिक है इक्विवेलेंट वेट, पूरी वीडियो को जरूर देखें, है ना। तो मुझे उम्मीद है आपके इक्विवेलेंट और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के जितने भी क्वेश्चन, चाहे वो जेईई के हो और चाहे नीट के हो, सब के सब बन जाएंगे। बट उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखना पड़ेगा बच्चों, है ना। तो आई होप आप सब पूरी वीडियो को जरूर देखेंगे। तो स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चों, क्या इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? सबसे पहले बच्चों हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। तो इक्विवेलेंट वेट एक नंबर होता है बच्चों, है ना। क्या? एक नंबर होता है जो हाइड्रोजन के 1.008 मास को के साथ या तो जुड़ सके या उसको उतने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे। अगर ऑक्सीजन के रेफरेंस में देखें तो ऑक्सीजन के 8 पार्ट बाई मास के बारे में बात कर रहे हैं, 8 पार्ट बाई मास उसको कंबाइंड करे या उतने को रिप्लेस करे। क्लोरीन के मामले में देखें तो क्लोरीन के 35.5 पार्ट बाई मास को कंबाइंड करे या उसको डिस्प्लेस करे, है ना। अगर सिल्वर के मामले में देखें बच्चों तो 108 पार्ट मास को या डिस्प्लेस करे या कंबाइंड करे, है ना। मान लीजिए मेरा इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है ना। तो मैं मेरा कितना मास हाइड्रोजन के 1 मास के साथ ऐड होगा, कंबाइंड होगा, वही मेरा इक्विवेलेंट वेट होगा बच्चों, है ना। तो यहां पे डिफिनेशन अगर लिखा जाए तो क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट is a number which combined or displaces 1.008 part by mass of हाइड्रोजन के 1.008 पार्ट मास के इतने पार्ट के साथ या तो कंबाइंड हो या उसको उतने पार्ट को डिस्प्लेस करे, है ना। अगर हम ऑक्सीजन के केस में देखें तो 8 पार्ट बाई मास ऑफ ऑक्सीजन। क्लोरीन के बारे में बात करें 35.5 पार्ट बाई मास ऑफ क्लोरीन। ओके। सिल्वर के मामले में देखें तो 108 पार्ट बाई मास ऑफ सिल्वर। ओके बच्चों, तो मैं बोल रहा हूं क्या होता है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट एक नंबर होता है जो हाइड्रोजन के 1.008 पार्ट बाई मास को डिस्प्लेस करे या कंबाइंड करे। ऑक्सीजन के रेफरेंस में देखा जाए तो ऑक्सीजन के 8 पार्ट मास के साथ कंबाइंड हो या उतने को डिस्प्लेस करे। क्लोरीन के मामले में देखा जाए तो क्लोरीन के 35.5 पार्ट के साथ कंबाइंड हो या उतने को डिस्प्लेस
सिल्वर के रिफरेंस में देखा जाए तो सिल्वर के 108 पार्ट को कंबाइंड करें या इतने को डिस्प्लेस करें तो किसी जिसका आप निकाल लें वही उसका इक्विवेलेंट वेट होगा, है ना बच्चों। जैसे मैं एग्जांपल, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल, जैसे मैं ले रहा हूं फर्स्ट एग्जांपल AlCl3, है ना। फर्स्ट एग्जांपल क्या बच्चों, AlCl3। हमको एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो इस टाइम एल्युमिनियम का जो एटॉमिक वेट है वो कितना है बच्चों, 27 है। क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35.5, चूंकि 1 क्लोरीन का ये होता है तो 3 क्लोरीन का कितना होगा, 3 into 30.55। ठीक, अब क्लोरीन के एल्युमिनियम का 27 मास, 27 पार्ट है मास का, क्लोरीन के 3 into 35.5 के साथ जुड़ा हुआ, कंबाइन हुआ, तो कितने के साथ कंबाइन होना चाहिए, 35.5 के साथ कंबाइन होना चाहिए। तो बताइए अगर हम इसके 35.5 के साथ सिर्फ देखें, 35.5 के साथ देखें तो क्या 3 को इधर लाके डिवाइड कर दीजिए। जी हाँ बच्चों, तो 3 को जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 9। तो बताइए एल्युमिनियम का इसमें इक्विवेलेंट, AlCl3 में एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट क्या यही होगा। जी हाँ बच्चों, यही इसका इक्विवेलेंट वेट होगा, क्योंकि 105 के साथ, अप्रॉक्स 105 है, 105 है, तो 27 105 के साथ जुड़ा हुआ है, तो 9 जो 9 है वो 35.5 के साथ जुड़ेगा, और जो 9 है यही AlCl3 में एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट होगा, है ना बच्चों। अगला एग्जांपल SO2, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड में आपको सल्फर का इक्विवेलेंट वेट निकालना बच्चों, क्या आप निकाल सकते हैं। जी हां सर, सल्फर का इक्विवेलेंट एटॉमिक वेट कितना बच्चों, 32। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना, 32। ये देखिए 32 पे 32, है ना। तो अपने को कितने पे देखना है, ऑक्सीजन के 8 पे देखना है। 32 पे 32 मतलब 1 पे कितना, 1, तो इसके 8 पे कितना होगा, इसका 8 ही लगेगा, और यही इसका क्या होगा बच्चों, इक्विवेलेंट वेट होगा। मतलब SO2 में, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 8 होगा। ठीक, फॉर एग्जांपल अगला एग्जांपल, जैसे अपने को H2S देखना बच्चों, कितना, H2S, है ना। H2S में सल्फर का इक्विवेलेंट वेट मान लीजिए पूछा है कि सल्फर का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो बताइए एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1.008 होता है, एग्जैक्ट 1.008 होगा। तो बताइए मान लेना इसको, हाँ, तो बताइए 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 2 हो जाएगा, या मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 2। सल्फर का एटॉमिक वेट बच्चों कितना, 32। 2 पे 32, अपने को हाइड्रोजन में कितने पे चेक करना होता है, 1 पे, तो 1 पे बताइए कितना होगा बच्चों, सल्फर का 16 मास लगेगा। इसका मतलब H2S में जो सल्फर का इक्विवेलेंट वेट होगा बच्चों वो कितना होगा, 16 होगा, और यही इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। क्या बात क्लियर हो रही है। जी हाँ सर, हमको क्लोरीन के साथ आप ऐड करा दिए, हाइड्रोजन के साथ ऐड करा दिए, ऑक्सीजन के साथ आप ऐड करा के इसके बाद सभी का इक्विवेलेंट वेट निकालना सिखा दे रहे हैं। लेकिन बच्चों ये केवल डिफिनीशन है, ये आपको जानना है। हम लोग इक्विवेलेंट वेट इस तरीके से कभी नहीं निकालेंगे, निकालने का तरीका जस्ट मैं भी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा, है ना। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको इक्विवेलेंट वेट निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगा, और उस फॉर्मूले के थ्रू किसी का भी इक्विवेलेंट निकाला जा सकता है ना। तो चलिए आगे बढ़ता हूं। इक्विवेलेंट वेट होता बच्चों, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है, जिसका भी इक्विवेलेंट वेट निकालना है, अगर एटम का निकालना है तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल का निकालना है मॉलिक्यूलर वेट, है ना, उसका वेट लेना पड़ेगा। तो यहां पे क्या लेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूल के लिए अगर निकालना है तो मॉलिक्यूलर
वेट या एटॉमिक वेट। आयन के लिए बच्चों इसी का नाम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला वेट, है ना, या फॉर्मूला वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। क्या, वैलेंसी फैक्टर, या इसी को बच्चों हम लोग एन फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन फैक्टर। तो चाहे उसको वैलेंसी फैक्टर बोलिए, चाहे उसको एन फैक्टर बोलिए, है ना। मतलब जिसका इक्विवेलेंट वेट निकालना हो उसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, तो थोड़ी देर में मैं आपको वैलेंसी फैक्टर क्लियर कर दे रहा हूं। ओके बच्चों, तो बस अभी आप इतना जान रहिए कि इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट या फॉर्मूला वेट। मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे, एटम के लिए एटॉमिक वेट रखेंगे, आयन का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो उसका फॉर्मूला वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो अब मैं आपके सामने पहले एसिड का मैं आपको एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना सिखा दूंगा, फिर क्या, बेस का, फिर सॉल्ट का, फिर आयन का, फिर एलिमेंट का। अब बताइए अगर आप इतने का सीख गए तो मुझे नहीं लगता आप और किसी का कोई पूछेगा, अरे कोई कंपाउंड होगा या तो कोई आयन होगा या तो कोई एटम होगा या तो एसिड होगा, बेस होगा, सॉल्ट होगा, तो इन्हीं सब में तो पूछेगा इक्विवेलेंट वेट। जी हां, तो चलिए हम लोग अब इसी के थ्रू सबसे पहले एक टॉपिक पढ़ेंगे। पहले एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखेंगे, फिर बेस का, फिर सॉल्ट का, फिर आयन का, है ना। चलिए एक एक करके पढ़ते बच्चों। फर्स्ट अपने को पढ़ना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, है ना बच्चों। तो किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट वेट अगर आपको निकालना है तो आपको क्या देखना कि उस एसिड का मॉलिक्यूलर वेट आप रखेंगे अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो बच्चों एसिड के जो वैलेंसी फैक्टर्स होते हैं उसको हम एक नाम से और बोलते हैं, एसिड के वैलेंसी फैक्टर को हम लोग बेसिसिटी के नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेसिसिटी, है ना। तो यहां पे बात करेंगे, इसके लिए इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इक्विवेलेंट को अपन लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ई इक्वल टू क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट किसका बच्चों, एसिड का, अपॉन यहां पे वैलेंसी फैक्टर ना बोल के मैं उसे क्या बोल रहा हूं बच्चों, बेसिसिटी। क्या बोलूंगा, बेसिसिटी। अब आप सोच रहे होंगे सर बेसिसिटी क्या होता है, तो बच्चों बेसिसिटी जो होता है कि कोई भी एसिड कितना H प्लस आयन देता है, रिप्लेस करता है या रिमूव करता है या वहां से निकाल देता है, वही उसकी क्या होती है, बेसिसिटी। तो बताइए क्या, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। तो क्या होता है बेसिसिटी बच्चों कि उस एसिड के अंदर कितने रिप्लेसेबल H प्लस आयन प्रेजेंट है, कितने H प्लस वो निकाल सकता है, रिमूव कर सकता है, उस एसिड की बेसिसिटी उतनी होगी या उस एसिड की वैलेंसी फैक्टर उतनी होगी। फॉर एग्जांपल सर, एग्जांपल लीजिए ना सर। फर्स्ट एग्जांपल बच्चों देखिएगा, जैसे मैंने ले लिया H2SO4। दूसरा एग्जांपल HNO3। तीसरा एग्जांपल क्या हो सा, H3PO3, H3PO4, H3PO2, H3BO3, इसका नाम है बोरिक एसिड, है ना। तो इन सब के अंदर या Cl ले लीजिए और भी एसिड, एसिटिक एसिड ले लीजिए, जो भी है, तो इन सब के अंदर क्या निकालना बच्चों, खाली आपको पहले आना चाहिए वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर का एक नाम इनके लिए क्या है बच्चों, बेसिसिटी। तो इनकी बेसिसिटी कितनी होगी, H2SO4 में कितने H प्लस निकल सकते हैं, 2। तो H2SO4 की वैलेंसी फैक्टर या उसकी बेसिसिटी कितनी बच्चों, 2। HNO3 में कितने H प्लस आयन निकल सकते हैं, रिमूव हो सकते हैं, 1।
है ना। अब बचा S3PO3, S3PO4, S3PO2, ये तीनों बच्चों स्पेशल केस हैं। मैं इन तीनों का फिगर बना दे रहा हूं। ये देखिएगा, जैसे मान लीजिए S3PO3, S3PO4 और S3PO2 का स्ट्रक्चर पूछे, इसका नाम है बच्चों फास्फोरिक एसिड, इसका नाम है बच्चों फास्फोरस एसिड, S3PO2 का नाम होता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, है ना। मान लीजिए इन तीनों का स्ट्रक्चर पूछा बच्चों, तो कुछ ना करेंगे, ये देखिए सब में P डबल बॉन्ड O लगा दीजिए, है ना। इसमें भी P डबल बॉन्ड O लगा दिया, इसमें भी P डबल बॉन्ड O लगा दिया, तीनों में P डबल बॉन्ड O लगा, है ना। अब एक S3PO3 मान लीजिए बनाना है, S3PO3, एक ऑक्सीजन आप लगा दिए, कितने ऑक्सीजन बचा? 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन को जोड़कर आप OH बना लीजिए बच्चों, तो कितने OH हो गए? 2OH, बोलो 2OH। इसका तीनों ऑक्सीजन आप यूज करवा चुके हैं, केवल एक हाइड्रोजन और बचा हुआ है, बताओ क्या आप खाली हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। तो बताइए बच्चों, क्या ये S3PO3 का स्ट्रक्चर हो गया? जी हाँ। S3PO4 का स्ट्रक्चर बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, P डबल बॉन्ड O बनाइए। अब क्या करिए, S3PO4 में P डबल बॉन्ड O बना चुके, कितने ऑक्सीजन बचे? 3, कितने हाइड्रोजन? 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन, दोनों को ऐड करके OH बना दो, तो क्या 3 OH हो जाएंगे? जी हाँ सर, 3 OH लगा देंगे सर। मैं बात करूं S3PO2 में, तो P डबल बॉन्ड O लगा दो। हाँ सर एक ऑक्सीजन बचा है, हाँ, एक हाइड्रोजन को ऐड करके OH बना दो, तो क्या एक OH हो गया? बाकी 2 हाइड्रोजन बचे हैं बच्चों, 2 हाइड्रोजन लगा दिया। ये स्ट्रक्चर हो गए इनके, S3PO3, S3PO2 और S3PO4। अब देखिएगा, इसके अंदर बच्चों ये क्या होता है कि जो हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, और फ्लोरीन, क्लोरीन, अगर इनसे जुड़ते हैं तभी हाइड्रोजन वहां से निकलता है। वो आपको बताया जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब एसिडिक नेचर कंपैरिजन करवाया जाएगा कहीं पे, तब आपको बताया जाएगा, है ना। या आपको पीरियोडिक टेबल में मैं आपको खुद ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से बताऊंगा पोलर बॉन्ड और नॉन पोलर बॉन्ड, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा, है ना बच्चों। तो यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से जुड़े हैं, जबकि ये फास्फोरस और हाइड्रोजन के बीच के जो बॉन्ड है वो बहुत ही कम पोलर है। अगर हम मान लें तो ये नेग्लिजिबल होता है, मतलब नॉन पोलर होता है, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो कितने हाइड्रोजन रिमूव होंगे? 2। तो इसकी अगर वैलेंसी फैक्टर देखें कितना होगा? 2। इसकी वैलेंसी फैक्टर, क्या तीनों के तीनों ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़े हैं, तो इसकी वैलेंसी फैक्टर कितना होगा बच्चों? 3। इसकी वैलेंसी फैक्टर सिर्फ 1 होगा। तो बताइए S3PO3 में कितने हैं? 2, S3PO4 में कितने हैं? 3, S3PO2 में कितने हैं? 1। एक बच्चा बोला सर मुझे कुछ दिखाई पड़ रहा, मैंने बोला क्या दिखाई पड़ रहा? कह रहा सर जो बेसिसिटी है या जो वैलेंसी फैक्टर है इन तीनों कंपाउंड में, वो है नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1, नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1। 3 ऑक्सीजन एक कम कर दिया, 2 बेसिसिटी, 4 ऑक्सीजन एक कम कर दिया, 3 बेसिसिटी, 2 ऑक्सीजन एक कम कर दिया, 1 बेसिसिटी होगा। अब बचा बच्चों बोरिक एसिड। और बोरिक एसिड बहुत ही अच्छा कंपाउंड होता है, बहुत ही अच्छा कंपाउंड होता है। ये नीट 2016 में क्वेश्चन आया था कि अगर बोरिक एसिड को पानी में मिलाया जाए तो क्या H+ आयन देता है? जी नहीं बच्चों, एसिड तो है बट ये खुद का H+ आयन नहीं देता है। एसिड क्या होते हैं? जिनको पानी में डिसॉल्व कराइए, वाटर में डिसॉल्व कराइए तो क्या हो? H+ आयन भर भर के दें। लेकिन जब इसको मिलाया गया पानी में, वाटर में, तो बच्चों ये क्या कर रहा था? पानी से OH को ही छीन ले रहा था। पानी के अंदर H2O में क्या होता है? HOH होता है, H+ और OH- आयन, तो ये पानी के OH- को ही छीन ले रहा था। तो जो सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन मिल रहा था वो इसका था या पानी के था बच्चों? पानी का था। ये खुद का H+ आयन कभी नहीं देता है। अरे समझ पा रहे? कहने का मतलब अगर बोरिक एसिड, ये है BOH का होल थ्राइस बच्चों, यही है बोरिक एसिड। ये क्या है? बोरिक एसिड, BOH का होल थ्राइस। अरे 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, एक बोरॉन, इसको पानी में मिलाया जाएगा अगर, तो ये बना देगा बच्चों BOH का होल 4,
माइनस प्लस H प्लस, और ये जो H प्लस है किसका है बच्चों, वाटर का है। और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बोरॉन का पहले था sp2, अब हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। पहले इसकी ज्योमेट्री जो थी बच्चों ट्राइगोनल प्लेनर था, और अब कैसा हो गया, टेट्राहाइड्रल हो गया। समझ पा रहे हो? तो अगर कैसे सब्स्टिट्यूशन मिला दिया जाए, बना दिया जाए कि बोरिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद उसका हाइब्रिडाइजेशन कहां से कहां में चेंज हो जाता है, तो आप ऑप्शन क्या बताएंगे, sp2 से sp3 में चेंज हो जाता है। क्या उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बदल जाती है? जी हां बच्चों, कि अगर हाइब्रिडाइजेशन बदलता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बदल जाती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 की ज्यादा होती है, sp3 की कम होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों क्या हो गया, कम हो गया। ये जो H प्लस निकलता है, हाँ सर H प्लस किसका था, पानी का था। समझ पा रहे बच्चों, H प्लस तो दिया, कितना दिया, एक दिया, किसका था, पानी का था, है ना। तो इसे हम लोग बोलेंगे मोनो बेसिक वीक एसिड। मोनो बेसिक कहने का मतलब इसकी बेसिसिटी कितनी, 1, और बहुत ही मुश्किल से H प्लस दे रहा है, खुद का तो दिया नहीं दूसरे से दिला रहा है, तो बहुत ही वीक एसिड है, तो इसकी बेसिसिटी 1। मोनो बेसिक वीक एसिड, ट्राया बेसिक वीक एसिड, डाई बेसिक वीक एसिड, मोनो बेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड, डाया बेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड। बेसिक मतलब बच्चों बेसिसिटी होता है। अच्छा सर, अब समझ में आया सर। सर मतलब अगर किसी एसिड का अगर हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इनका मॉलिक्यूलर वेट रख देंगे अपॉन उनकी बेसिसिटी, या उसी बेसिसिटी का नाम होता है वैलेंसी फैक्टर, और कहने का मतलब कितने H प्लस आयन उसमें निकल सकते हैं। सर एक थोड़ा सा लोचा है, वो कौन है बच्चों, बोरिक एसिड, बाकी और कोई दिक्कत नहीं होता है। सर ये जो 3 कंपाउंड और हैं, 3 एसिड और हैं, उसमें भी थोड़ा सा लोचा है, लेकिन उसमें कैसे निकालते हैं, बेसिसिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1। क्या सर और भी किसी एसिड में लफड़ा, बिल्कुल लफड़ा नहीं है बच्चों। ठीक, चलिए अब हम लोग बेस का हम लोग क्या निकालेंगे, वैलेंसी फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट तो निकालना आता ही होगा, हाँ मॉलिक्यूलर वेट पता, खाली बस अब वैलेंसी फैक्टर निकालना आ जाए तो इक्विवेलेंट वेट अपने को पता चल जाएगा। जी हाँ, चलिए बच्चों अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। तो इसका इक्विवेलेंट वेट जो होता है बच्चों बेस का, इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट किसका, बेस का, अपॉन इसकी वैलेंसी फैक्टर को, अब वैलेंसी फैक्टर ना बोल के मैं यहां पे बोलूं बच्चों एसिडिटी। क्या बोल रहा हूं, एसिडिटी। समझ पा रहे हो एसिडिटी क्या होता होगा, हाँ सर एसिडिटी हम समझ गए, एसिडिटी होगा नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। सर वही उसकी एसिडिटी होगी, या उसी का नाम क्या है बच्चों, वैलेंसी फैक्टर, या उसी का नाम क्या है बच्चों, N फैक्टर। तो बेस के लिए हम लोग एसिडिटी निकालते हैं, और एसिडिटी क्या होता है, बेस कितना OH माइनस आयन रिप्लेस करता है ना। तो मैं आपको कुछ बेस दे रहा हूं यहां पे, और उसकी आपको एसिडिटी बताना है या वैलेंसी फैक्टर बताना है। फर्स्ट जैसे मैंने दिया NaOH, KOH कुछ भी लिखे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा FeOH का होल थ्राइस, चौथा AlOH का होल थ्राइस, एंड फिफ्थ BOH का होल थ्राइस। ठीक बच्चों, तो बताइए इसकी एसिडिटी कितनी है NaOH में, कितने OH रिप्लेस हो सकता है, 1। MgOH होल थ्राइस में कितने OH निकल सकता है, 2। कितने, 3। इसकी एसिडिटी 3, या इसकी वैलेंसी फैक्टर 3, इसकी वैलेंसी फैक्टर कितना बच्चों, 3। BOH का होल थ्राइस में कितना, 3। और जो ऐसा किया वो बहुत ही बड़ा वाला है बच्चों। बड़ा वाला कहने का मतलब वो गलत कर दिया। कैसे गलत किया, अरे भैया ये बेस नहीं है यार, एसिड है, एसिड क्या है, एसिड
अरे बोरिक एसिड का नाम है, और इसके अंदर हम लोग एसिडिटी नहीं निकालते, इसके अंदर हम क्या निकालते हैं बच्चों, हम लोग बेसिसिटी निकालेंगे, और कितना होता है 1। ठीक, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे अच्छा ओहो बोरॉन फैमिली एल्युमिनियम फैमिली एक ही है, तो एल्युमिनियम का जो होगा वही बोरॉन का होगा। अरे भाई एल्युमिनियम के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो बेस होते हैं, और बोरॉन के हाइड्रोक्साइड एसिड होते हैं। समझे क्या? चलिए अब हम लोग सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। किसका बच्चों? सॉल्ट का। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट, किसी भी सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट सॉल्ट का मॉलिक्यूलर वेट रखना है बच्चों अपॉन टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज अथवा और टोटल नेगेटिव चार्ज। उस सॉल्ट में टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है या टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, उस सॉल्ट का उतना ही इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सॉल्ट क्या होते हैं जिसमें कैटायन और एनायन प्रेजेंट होते हैं, बट कैटायन बच्चों कैटायन के तौर पे H+ आयन ना हो नहीं तो एसिड हो जाएगा, और एनायन के तौर पे OH- आयन ना हो नहीं तो बेस हो जाएगा। बाकी H+ और OH- आयन को छोड़ के कोई भी कैटायन और कोई भी एनायन होगा हमेशा क्या होगा बच्चों? सॉल्ट होगा। ठीक, तो एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया बच्चों NaCl, दूसरा K2SO4 है ना, तीसरा Al2SO4 का होल थ्राइज, फोर्थ इसका नाम सुना ही है आपने K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइज डॉट 24H2। बच्चों इसमें हमको इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। किसका? NaCl का। NaCl का मॉलिक्यूलर वेट रख दो डाला, NaCl का मॉलिक्यूलर वेट बच्चों अपॉन वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर या तो आप टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो या तो नेगेटिव, दोनों को मत देखना। तो बताइए कितने पॉजिटिव चार्ज है? 1, यानी पे 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा, Cl पे 1 नेगेटिव चार्ज, तो कितने से डिवाइड करेंगे? 1 से। इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना बच्चों, तो K2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन कितने से डिवाइड करेंगे? पोटेशियम पे +1 चार्ज, तो 2 पोटेशियम पे कितना 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 2 से डिवाइड करेंगे। या एक सल्फेट है तो सल्फेट पे -2 चार्ज आएगा, है ना। अभी बच्चा बोला सर अगर कैटायन का रखेंगे तो +2 लगाएंगे और एनायन का -2। जी नहीं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना है आपको, परिमाण रखना है। समझ पा रहे हो? उसका परिमाण रखना है, उसका मैग्नीट्यूड रखना, उस पे ये नहीं दिखाना है कि उस पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है ना। इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। सर मैं समझ गया सर, अगर किसी भी सॉल्ट का इक्विवेलेंट निकालना वेट हो तो उसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन कैटायन पे टोटल चार्ज देख ले या एनायन पे टोटल चार्ज देख ले। अब मैं कोई भी एक लेकर मान ले रहा हूं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम पे बच्चों कितना पॉजिटिव चार्ज? कितना? +3, तो 2 एल्युमिनियम पे +6, मतलब आप कितने से डिवाइड करेंगे? 6। इसमें चेक कर लेते हैं इक्विवेलेंट वेट, पूरा पोटास एलम का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन कितने से डिवाइड करेंगे बच्चों? पोटेशियम कैटायन का देख ले रहा हूं, चाहे कैटायन का देख लो लेकर या एनायन का, एनायन का लेकर देख लेता हूं। एक सल्फेट पे कितना चार्ज? -2। कितने सल्फेट है? 3 यहां है और एक यहां पे है, टोटल कितने हो गए? 4। तो 4 सल्फेट पे -8। अब इसको मत जोड़ लेना वाटर में, वाटर नहीं टूटता भैया, वाटर नहीं डिसोसिएट होता है। तो टोटल कितने नेगेटिव चार्ज है? टोटल 8 4 सल्फेट है 8, या पूरा कैटायन जोड़ोगे तब भी +8 आएगा। तो कितने से डिवाइड करेंगे? 8 से। तो क्या आप किसी भी सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं? जी हां सर। चलिए बच्चों अब हम लोग किसी भी आयन का इक्विवेलेंट वेट निकालना बोले तो आयन का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। आयन का क्या? आयन का इक्विवेलेंट, ये 4th नंबर है। पहला एसिड का सीखे, दूसरा बेस का, तीसरा सॉल्ट का, चौथा इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन। तो किसी भी आयन का इक्विवेलेंट वेट अब हम लोग निकालेंगे, है ना। तो इक्विवेलेंट वेट आयन का कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू
फॉर्मूला वेट। बच्चों जो आयन का मॉलिक्यूलर वेट वो होता है उसी को हम लोग नाम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला वेट बोलते हैं, अपॉन उस आयन के ऊपर कितना चार्ज है ना, टोटल चार्ज, उस आयन के ऊपर टोटल चार्ज कितना है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कार्बोनेट आयन, नाइट्रेट आयन, फॉस्फेट आयन, और एग्जाम्पल बाइकार्बोनेट आयन, ऑक्सिलेट आयन, एसीटेट आयन, परमैंगनेट आयन, मैग्नेट आयन, डाइक्रोमेट आयन, क्रोमेट आयन, कोई भी आयन हो बच्चों, है ना, तो उसमें इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। सर इसका मॉलिक्यूलर वेट, अब बच्चों मॉलिक्यूलर वेट मत बोलना, क्या बोलोगे, फॉर्मूला वेट। सर इसका फॉर्मूला वेट अपॉन कितने चार्ज है, 2 से डिवाइड, इसका फॉर्मूला वेट FW बोल रहा हूं, अपॉन कितने चार्ज है बच्चों, 1 से डिवाइड करोगे, इसका फॉर्मूला वेट मतलब इसी का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन कितने से डिवाइड करो बच्चों, 3 से। तो क्या किसी भी आयन का इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, जी हां सर, समझ में आया बच्चों। चलिए हम लोग एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, किसका इक्विवेलेंट वेट, किसका, एलिमेंट का, फिफ्थ वाला, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, E इक्वल टू होता है एलिमेंट का एटॉमिक वेट और उस एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होती है। बच्चों अगर आपको वैलेंसी नहीं आती है तो जब मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको वैलेंसी समझ में आ जाएगी। और बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, बहुत ज्यादा लेक्चर लगेगा उसको पढ़ाने के लिए, है ना, क्योंकि वहां से जेई में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और नीट में भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसको पढ़ाने के लिए मुझे बहुत लेक्चर बनाने पड़ेंगे, है ना। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। फॉर एग्जांपल सर मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट बच्चों 24 होता है और मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 कितना आया, 12। सर हमको एल्युमिनियम का बता दीजिए सर, एल्युमिनियम का बच्चों, एल्युमिनियम का तो इक्विवेलेंट वेट, सर एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 27। सर एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3, कितना आया बच्चों, 9 आ गया। सर मतलब किसी भी एलिमेंट का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो उस एलिमेंट का एटॉमिक वेट, हाँ सर, और उसी के वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे, सर उसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। हाँ बच्चों बिल्कुल आ जाएगा। सर हमको एक रिजल्ट पता चल गया, क्या पता चला सर, किसी का भी इक्विवेलेंट वेट निकालना है, उसका मॉलिक्यूलर वेट हो या एटॉमिक वेट हो या फॉर्मूला वेट हो अपॉन वैलेंसी फैक्टर। सर अब हमको क्लियर हो गया वैलेंसी फैक्टर। सर एसिड के लिए हम लोग इसको बेसिसिटी बोलते हैं, बेस के लिए हम लोग इसे एसिडिटी बोलते हैं, सॉल्ट में हम लोग वैलेंसी फैक्टर या तो कैटायन के ऊपर चार्ज या एनायन के ऊपर चार्ज देख लेते हैं और आयन के ऊपर कितना चार्ज है वो उसके वैलेंसी फैक्टर हो गया और एलिमेंट के लिए तो उसकी वैलेंसी कितना होगा वही उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। सर आज हमको किसी का भी आप इक्विवेलेंट वेट निकालने के बोलेंगे तो हम निकाल सकते हैं, चाहे वो एसिड हो, चाहे बेस हो, चाहे सॉल्ट हो, कोई भी हो। क्या सही है बात? चलिए बच्चों बहुत अच्छी बात है, आज आप लोग इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख गए, है ना। और अब आपको इक्विवेलेंट वेट पता चल गया बच्चों, तो इक्विवेलेंट वेट से हम लोग डायरेक्ट आ रहे हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। क्या? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। हम लोग अब देखिएगा बच्चों, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इस पे आप गौर जरूर करिएगा। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बच्चों, है ना। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या बोलता है कि कोई भी रिएक्शन हो बच्चों, कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है, कोई भी रिएक्शन करवाए जा रहे हैं तो हमेशा रिएक्टेंट के इक्विवेलेंट वेट, है ना, ग्राम इक्विवेलेंट, रिएक्टेंट के ग्राम इक्विवेलेंट और प्रोडक्ट के ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा बराबर होते हैं,
ग्राम इक्विवेलेंट। अब पूछ रहे हो सर ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, जरूर बताऊंगा बच्चों, अभी थोड़ी देर में आपको मैं ग्राम इक्विवेलेंट क्लियर कर दूंगा। बस आप इतना देखिए, मान लीजिए फॉर रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन हो रहा है, एक रिएक्शन है स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी गिव्स आउट स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल डी कैपिटल डी। जहां बच्चों स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल डी, यहां पे बच्चों स्टाइयोमेट्री कोफिशिएंट है, मतलब जो आगे डिजिट लिखी रहती है रिएक्शन में, समझ रहे हो ना। तो अब क्या बोलोगे सर, अगर कोई भी दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो हमेशा बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सभी के आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट कौन, कैपिटल ए इसका टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी। कोई भी रिएक्शन होगा बच्चों हमेशा बराबर होते हैं, इसका टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डी, हमेशा बराबर होंगे। और कोई भी रिएक्शन होगा तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सभी के ग्राम इक्विवेलेंट आप बराबर करेंगे। ठीक, ये कौन सा पहला बच्चों, फॉर रिएक्शन, रिएक्शन के लिए है ना। दूसरा फॉर कंपाउंड, ये पहला था बच्चों, दूसरा फॉर कंपाउंड, फॉर कंपाउंड। मान लीजिए एक कंपाउंड बच्चों MXNY, एक कंपाउंड है MXNY या ABCD कुछ भी मान लो, है ना, कोई भी। ठीक, अब ये देखिएगा इसकी वैलेंसी है, N की वैलेंसी इसके पास, M की वैलेंसी इसके पास और एक कंपाउंड बना है ना। तो आप बताओगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ M, जो M की ग्राम इक्विवेलेंट होगा और क्या बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ N। इन दोनों जो आपस में जुड़े हुए हैं उन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे बच्चों, आपस में बराबर होंगे, इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MXNY, पूरे कंपाउंड का भी उसके बराबर होगा। मतलब कोई भी कंपाउंड हो बच्चों, जितने एटम से मिलके बना होगा सभी एटम के ग्राम इक्विवेलेंट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। सर आप समझा रहे, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ अभी क्वेश्चन बनने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, अभी सभी पे हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो किसी भी कंपाउंड के लिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ M बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ N इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MXNY। क्या सही है बात? चलिए अगला, सर किसी भी एसिड और बेस के लिए अगर ग्राम इक्विवेलेंट वेट हो तो मान लीजिए फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन आपको समझ में आता है क्या, आप जानते हैं क्या, जानते हैं सर क्या होता है बच्चों? सर जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, है ना, अभी आप इतना ही जाने रहिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, वहां पे कुछ लिया जाता है और वहां पे कुछ हीट रिलीज होती है, वो सब आपको 11th में थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, है ना। बट आप इतना जानिए बच्चों कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करे तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब वहां क्वेश्चन में क्या सर न्यूट्रलाइज लिखा रहेगा? हाँ बच्चों, बोलेगा एसिड और बेस आपस में न्यूट्रलाइज करवाए जा रहे हैं, तो आपको प्रश्न में या क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए किसका होगा इसमें न्यूट्रलाइजेशन? एसिड और बेस का। कैसे होगा, क्या कैसे लगाओगे? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। सर समझ गए हम, सर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। मतलब किसी भी एसिड बेस का अगर न्यूट्रलाइजेशन करवाया जाए तो एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट और बेस का ग्राम इक्विवेलेंट सर हमेशा बराबर रहेगा। जी हाँ। अब बच्चा बोल रहा सर ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट निकालते कैसे हैं? तो बच्चों 4 फॉर्मूले हैं, प्लीज इन फॉर्मूलों पे गौर फरमाइएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, प्लीज आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। मैं वो फॉर्मूले आपके सामने स्क्रीन पे लिखने जा रहा हूं बच्चों, प्लीज 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 मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं NTR, इसको कभी भूलिएगा नहीं, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री का एक छोटा सा फॉर्मूला है लेकिन पूरी केमिस्ट्री में यूज होता है ना बच्चों। प्लीज मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूं, कौन सा ये वाला ले रहा हूं, है ना। चलिए
तो आप क्या बताओगे सर ग्राम इक्विवेलेंट के वो चारों फॉर्मूले क्या होते हैं वो बता दीजिए ग्राम इक्विवेलेंट के। तो बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट किसी का अगर निकालना है तो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है W वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, है ना। ये क्या बच्चों वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, मतलब सर इसको हम लोग क्या लिखते हैं W अपॉन E। ये पहला फॉर्मूला हुआ बच्चों। दूसरा ग्राम इक्विवेलेंट इसका एक फॉर्मूला और होता है बच्चों नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम हमेशा बच्चों आपको लीटर में रखना है। ये दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला ग्राम इक्विवेलेंट इसका होता है बच्चों मोलरिटी के टर्म में मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू वैलेंसी फैक्टर। सर आप वैलेंसी फैक्टर हमको सिखा दिए सर, चाहे वो एसिड हो चाहे बेस हो चाहे सॉल्ट हो चाहे आयन हो चाहे एलिमेंट हो कुछ भी हो सर वैलेंसी फैक्टर निकालना आता है। चौथा सर ग्राम इक्विवेलेंट का चौथा फॉर्मूला बताइए ना सर। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होगा बच्चों मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, मोल के टर्म में। सर आज हमको ग्राम इक्विवेलेंट के 4 फॉर्मूले पता चले। जी हां बच्चों कौन कौन से। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू W बाई E, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम किसमें लीटर में, तो क्या ये वॉल्यूम मिलीलीटर में करोगे क्या, नहीं जितने भी वॉल्यूम सब लीटर में। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू वैलेंसी फैक्टर, मोल के टर्म में मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। अब बताओ क्या किसी भी रिएक्शन के लिए, अब देखिएगा इसको देख लीजिए अच्छे से, ये देखिए बच्चों ये देखिए ये सर ये देखिए सर मान लीजिए प्रश्न में ए का एक रिएक्शन दिया है, ए का W दे के बी की नॉर्मेलिटी पूछे है ना, और उसका वॉल्यूम बी का दिया है, तो क्या बोलोगे इसका W बाई E और इसके नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम को बराबर कर दोगे। ग्राम इक्विवेलेंट का कोई भी फॉर्मूले बराबर कर सकते हो ना आप 4 में से, है ना। तो जब ग्राम इक्विवेलेंट आप बराबर करेंगे उस चारों फॉर्मूले में कोई भी 2 फॉर्मूले बराबर जो दिया और जो पूछा है उन्हीं फॉर्मूलों को आप बराबर करिएगा, है ना बच्चों। तो स्टार्ट करने जा रहा हूं आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये देखिए बच्चों 0.90 ग्राम ऑफ मेटल कार्बोनेट, एक मेटल कार्बोनेट है जो 40 ml N/2 H2SO4 के साथ पूरी तरीके से रिएक्शन कर रहा है, तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, है ना। तो आप लोग क्या बताओगे सर इस मेटल कार्बोनेट H2SO4 के साथ पूरी तरीके से रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कार्बोनेट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कार्बोनेट इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। पहले क्या करेंगे बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करेंगे। सर ग्राम इक्विवेलेंट मेटल में कौन सा दिया, ग्राम दिया मास दिया, तो कौन सा फॉर्मूला W बाई E, और इसका कौन सा फॉर्मूला नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, किसमें लीटर में रखना बच्चों, गलती मत कर देना। W कितना दिया है 0.90। क्या मेटल कार्बोनेट है तो क्या उस मेटल कार्बोनेट में मेटल होगा प्लस कार्बोनेट होगा। हाँ सर कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट निकालने आता है। सर कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट कार्बोनेट का फॉर्मूला वेट, कार्बन का 12 ऑक्सीजन का 16 तो 3 ऑक्सीजन का 48 प्लस 12 कितना आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट 60, कितना चार्ज 2 वैलेंसी फैक्टर 2 कितना आएगा बच्चों 30। तो सर इसमें जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो मेटल कार्बोनेट का होगा। मैं तोड़ दिया उसको, क्या इक्विवेलेंट वेट मेटल का प्लस इक्विवेलेंट वेट किसका बच्चों कार्बोनेट का, अरे बोलो, है ना, बराबर। नॉर्मेलिटी कितना दिया बच्चों 1/2, वॉल्यूम कितना दिया है 40 ml, क्या मिलीलीटर में दिया, इसको लीटर में बदले, लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दे। जी हाँ सर कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट अभी देखिए आप यहां लगा चुके हैं, कितना आया बच्चों 30, तो कितना आया 0.90 अपॉन इक्विवेलेंट वेट मेटल का प्लस 30 इक्वल टू आएगा बच्चों कितना, ये 0 से 0 कैंसिल 4/200, है ना। चलिए देखते हैं इसको और सॉल्व करते बच्चों। देखिएगा अब इसको सॉल्व करिए, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 90 × 2
है ना। 90 इंटू 2 कितना आ जाएगा 180, 180 इसका 2, 4 इक्विवेलेंट वेट मेटल का प्लस 120 और ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा बच्चों 60 इसका 2, 4 इक्विवेलेंट वेट मेटल का, तो इक्विवेलेंट वेट मेटल का कितना आ जाएगा बच्चों 15, कितना आ जाएगा 15। ऑप्शन नंबर दिखाई पड़ रहा है? जी हाँ सर, सर सी ऑप्शन। क्या किया हमने, ये अच्छे से देखिएगा। मेटल था, एक मेटल कार्बोनेट था जो N/2H2SO4 के साथ पूरी तरीके से रिएक्शन कर रहा था। पूछा था मेटल का इक्विवेलेंट क्या होगा, तो हमने क्या किया, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दिए। चूंकि मेटल कार्बोनेट का मास दिया था तो फॉर्मूला W/E लगाया, और H2SO4 का नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम दिया था, इसलिए फॉर्मूला नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम लगाया। ये वॉल्यूम लीटर में रखना था इसलिए 1000 से डिवाइड कर दिया। अब इक्विवेलेंट वेट मेटल कार्बोनेट का नहीं पता, लेकिन मेटल का पूछा, कार्बोनेट का पता है। कैसे? कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर वेट होता 60 और वैलेंसी फैक्टर 2, तो कितना है इक्विवेलेंट वेट 30, तो इसको तोड़ दिया। इक्विवेलेंट वेट मेटल का प्लस कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट, और कार्बोनेट का 30, और इसको सॉल्व किया तो इक्विवेलेंट वेट का मेटल का पता चल गया। कितना है बच्चों 15 आ गया। सही है। चलिए, मुझे उम्मीद है अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 HCl कह रहा है आपके पेट में कौन सा एसिड बनता है? HCl, पेप्टिक सेल से, है ना। आपको बताया जाता है पेप्टिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल, है ना, पैराइटल सेल, बायो वाले बच्चों को पता होगा, वहां से HCl निकलता है। और HCl निकल रहा है, कह रहा है अगर HCl ज्यादा होता, पता है ना बच्चों, डकार आती है, जो आप लोग इनो पीते हो, है ना, तो MgOH का होल ट्वाइस एंटी एसिड की तरीके से बिहेव करता है। एंटी एसिड मतलब आपकी एसिडिटी को दूर करता है। या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गए, है ना, और बहुत सारे एंटी एसिड होते हैं, मतलब कोई भी बेस खा लीजिए, है ना, तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन कर देगा। तो कह रहा है कि HCl स्टमक, HCl और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, स्टमक के अंदर न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। हाउ मच मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कितना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अमाउंट लगेगा 1 मोल एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए? तो क्या बोलोगे सर, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, क्या सर, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कौन है बाबू? HCl है। हाँ सर, सर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सर इसका W पूछा है। हाँ सर, इसका इक्विवेलेंट वेट नहीं पता। अरे निकालो ना यार, मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना 24, ऑक्सीजन कितने 2, तो कितना 32, प्लस हाइड्रोजन कितने 2, तो 2 का 2, और बताओ कितने बेस है? चूंकि ये बेस है तो बेस के अंदर एसिडिटी निकालते हैं, वही वैलेंसी फैक्टर कितने 2, तो 2 से डिवाइड कर दो। इसको सॉल्व करो बाबू, तो कितना हो जाएगा बच्चों 58, कितना 58/2 कितना आ गया बच्चों 29, कितना आ गया इक्विवेलेंट वेट 29, है ना। इसका 2 ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला इस बार क्या लगाओगे, मोल दिया है तो मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। सर ये W/E वाला और ये मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर वाला। W पूछा है, इक्विवेलेंट वेट 29, मोल कितना 1, वैलेंसी फैक्टर HCl में, अरे HCl एसिड है, कितने H+1, तो W कितना आ जाएगा बच्चों 29 ग्राम। सर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन। समझ गए क्या बच्चों? चलिए, ये बहुत ही सिंपल है, सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ M/20 H2SO4 is required to neutralize 10 ml of 5 normality Na2CO3? सर Na2CO3 के इतना नॉर्मेलिटी दिया, इसका वॉल्यूम दिया है, तो H2SO4 के कितने वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी? एक का नॉर्मेलिटी, एक का मोलरिटी, फॉर्मूला क्या दोगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, है ना बच्चों। चलिएगा, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कौन सा, H2SO4 में मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू वैलेंसी फैक्टर, और इसमें कौन सा नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। मोलरिटी कितना दिया बच्चों 1/20, वॉल्यूम पूछा है, वैलेंसी फैक्टर H2SO4 का कितना 2, नॉर्मेलिटी कितना है Na2CO3 का 5, वॉल्यूम कितना बच्चों 10,
ml में दिया है, जी हाँ सर। इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो सर ये लीटर में बदल जाएगा, जी हाँ बच्चों। सर ये कितनी बार जाएगा सर? 50 बार जाएगा, बोलो ना बच्चों। 50 बार गया तो कितना हो गया? 2v बराबर 50/50 कितना? 1। तो v इक्वल टू कितना आया? 1/2 मतलब 0.5 लीटर। 0.5 लीटर या बच्चों इसी को ml में मतलब कितना आएगा? 500 ml। तो क्या 0.5 लीटर मिल रहा है? हाँ सर। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन। कौन सा फॉर्मूला? एक का मोलरिटी दिया था, एक को नॉर्मेलिटी दिया था, तो ग्राम इक्विवेलेंट दोनों के बराबर किए। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। इसका मोलरिटी 1/20, वॉल्यूम पूछा था, वैलेंसी फैक्टर H2SO4 एसिड है 2 होगा क्योंकि 2 H+ निकल सकता है। NO2CO3 में नॉर्मेलिटी अपने को 5 है, वॉल्यूम 10 मिलीलीटर दिया है। लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड किया और इसको पूरा सॉल्व किया तो वॉल्यूम आया 0.5 लीटर। लीटर में इसलिए क्योंकि बच्चों ये वॉल्यूम तुमने लीटर में बदल दिया था। ओके चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सैंपल ऑफ हार्ड वाटर, एक हार्ड वाटर का सैंपल है जिसमें 40 मिलीग्राम कैल्शियम +2 आयन प्रेजेंट है पर लीटर, है ना? कितना बच्चों? पर लीटर। हाउ मेनी मिलीग्राम ऑफ Na2CO3 रिक्वायर्ड होगा? Na2CO3 के कितना मास की जरूरत पड़ेगा उसको सॉफ्ट करने के लिए? वाटर अपने पास कितना? 5 लीटर। 5 लीटर वाटर को, 5 लीटर हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए Na2CO3 के कितने अमाउंट की जरूरत पड़ेगी वो मिलीग्राम में ही बताना है। ठीक, और कह रहा है कि जो हार्ड वाटर है 1 लीटर में कितने कैल्शियम प्रेजेंट है? 40 मिलीग्राम कैल्शियम प्रेजेंट है। हकीकत में बच्चों जो वाटर की हार्डनेस होती है वो कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड हो, है ना, क्लोराइड हो या बाइकार्बोनेट हो, इन्हीं की वजह से वाटर के अंदर हार्डनेस होती है और हार्डनेस की वजह से कपड़े को आप लोग साफ नहीं कर सकते हैं। ठीक, उसकी हार्डनेस को दूर करने के लिए आप उसमें सोडियम कार्बोनेट डाल दीजिए या आप उसको हीट कर दीजिए, है ना, डिपेंड करता है कौन सा हार्डनेस है, टेम्परेरी है या परमानेंट है। ठीक, ये आपको हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में 11th में पढ़ाया जाएगा। ठीक, अब अपने को इतना पता है कि कितना पानी है? 5 लीटर। 1 लीटर में कितना कैल्शियम +2 आयन है? 40 मिलीग्राम। तो बताओ 5 लीटर में कितने टोटल रहेंगे बच्चों? 1 लीटर में 40 मिलीग्राम, तो 5 लीटर में कितने टोटल कैल्शियम +2 आयन कितने होंगे? 200 मिलीग्राम कैल्शियम प्रेजेंट है बच्चों, है ना? तो क्या मैं बोल सकता हूं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम +2 आयन इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दिया। इसका भी मास दिया और इसका भी मास पूछा तो क्या दोनों का W/E वाला फॉर्मूला लगाएंगे? जी हां, इसका W/E कैल्शियम +2 का और W/E किसका बच्चों? Na2CO3 का, है ना? चलिए देखिएगा W कितना इसका दिया है? 200। इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम का निकाल सकते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40, कितना चार्ज है? 2, तो कितना है इक्विवेलेंट वेट? 20। Na2CO3 का इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं। Na2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट बच्चों, सोडियम का 23, तो 2 सोडियम का 46 प्लस कार्बोनेट का बच्चों 60 होता है, मतलब आया 106। इक्विवेलेंट वेट निकालना है अपॉन, बताओ क्या सॉल्ट है? हाँ, क्योंकि इसमें कैटायन और एनायन है तो इसके अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज या कितने नेगेटिव चार्ज एक देख लीजिए। तो एक सोडियम पे +1 तो 2 सोडियम पे +2 चार्ज, तो 2 से डिवाइड कर दो कितना आएगा इक्विवेलेंट वेट बच्चों? 53, है ना? तो इसका W कैल्शियम का 200 मिलीग्राम टोटल है, इक्विवेलेंट वेट 20 इक्वल टू इसका W पूछा, इसका इक्विवेलेंट वेट बच्चों कितना? 53, कितना आ जाएगा? 10। तो W कितना आ जाएगा बच्चों? 530 मिलीग्राम Na2CO3 की जरूरत पड़ेगा। तो कुछ क्या ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है? जी बच्चों डी, है ना? तो हमने क्या किया, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम +2 और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट दोनों को बराबर कर दिया, दोनों के फॉर्मूला W/E लगाया
और यहां से फिर मुझे सोडियम कार्बोनेट का W पता चल गया, वो कितना है 530 मिलीग्राम। अगर आप केवल बच्चों गलती कहां करेंगे, आप 1 लीटर के हिसाब से रख देंगे 40, कितना 40, तो यहाँ 2 हो जाएगा और 53 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, आ जाएगा आपका 106 मिलीग्राम, है ना। आप इक्विवेलेंट वेट में थोड़ा सा उल्टा सीधा करेंगे, इक्विवेलेंट वेट में तो बच्चों कोई ना कोई ऑप्शन इसमें से मिल जाएगा, ये आप गलती कर देते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 वाला क्वेश्चन अगला। 3 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इन 5 ग्राम ऑफ मेटल क्लोराइड, फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल मतलब इक्विवेलेंट वेट मेटल का निकालना बच्चों, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, है ना। तो बताइए क्या मैं बोल सकता हूं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्लोराइड, दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट क्या किया बच्चों, बराबर कर दिया, है ना। अब क्या करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड W बाई E, क्योंकि दोनों का W ही दिया है, W बाई E, मेटल ऑक्साइड का W कितना 3, है ना। इक्विवेलेंट वेट क्या बोलेंगे, मेटल का प्लस ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट, है ना। तो इक्विवेलेंट वेट मेटल का प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का, है ना। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट बच्चों 16 और ऑक्सीजन के ऊपर कितना वैलेंस, ऑक्सीजन की वैलेंस कितनी 2, तो 16/2 करेंगे कितना आएगा 8 इक्वल टू क्लोराइड में कितना मास दिया है 5 अपॉन इक्विवेलेंट वेट बच्चों कितना, इक्विवेलेंट वेट मेटल का प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोराइड का, तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट Em प्लस क्लोराइड का, क्लोराइड की जो एटॉमिक वेट होता है 35.5 होता है Cl माइनस, और उसकी वैलेंस कितनी 1, तो कितना रखोगे बच्चों 35.5, है ना। आप इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए बच्चों, 3Em प्लस 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 1 16, 106.5 आएगा प्लस 5Em प्लस 40, है ना बच्चों। ये इधर भेज दीजिए और इसको इधर भेज दीजिए, तो आ जाएगा 2Em इक्वल टू ये अप्रॉक्स कितना आ जाएगा बच्चों 66 के 66.5। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इक्विवेलेंट वेट मेटल का आ जाएगा 33.25, कितना आएगा 33.25, ऑप्शन नंबर सी। हमने क्या किया, मेटल ऑक्साइड का ग्राम इक्विवेलेंट मेटल क्लोराइड का ग्राम इक्विवेलेंट दोनों को बराबर कर दिया, इक्वल कर दिया, दोनों का मास दिया था, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा मेटल का प्लस ऑक्साइड का, मेटल का प्लस क्लोराइड का, मेटल का पूछा था और ऑक्साइड का 8 होता, क्लोराइड का 35.5 होता है, और यहां से मेटल का इक्विवेलेंट वेट आ गया कितना 33.25, है ना बच्चों। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, और बहुत ही ठीक ठाक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, बोला है ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 4.2 ग्राम ऑफ KOH and calcium hydroxide is neutralized by an acid if it consume 100 ml of 1 normality of acid, calculate composition of the calcium hydroxide। इस बार थोड़ा सा अलग है ना। तो चलिए देखते हैं, दोनों का वेट टोटल मिला के कितना दिया बच्चों 4.2, है ना। लेट्स माना, मैंने मान लिया वेट ऑफ KOH x मान लिया बच्चों, कितना x, है ना। तो वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना होगा बच्चों, कितना होगा, दोनों का मिला के 4.2 है, इसका x मान लीजिए, तो इसका कितना हो जाएगा 4.2 माइनस x, सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर देंगे, है ना, कि दोनों को ग्राम इक्विवेलेंट ऐड करने पे, कि दोनों बेस एक ही साथ हैं, तो दोनों का मिक्स करने, दोनों का ऐड करने पे और एसिड का मिला के दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट क्या करेंगे बच्चों, बराबर करेंगे। तो लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KOH प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, है ना बच्चों। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस KOH का दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट क्या लगाएंगे बच्चों W बाई E, तो X अपॉन
इक्विवेलेंट वेट इसका निकालते हैं। इक्विवेलेंट वेट QH का इक्विवेलेंट वेट इसका 39 एटॉमिक वेट, हाइड्रोजन का 1 प्लस 16 कितना आ गया बच्चों 40 प्लस 56 आ गया, कितना 56, और वैलेंसी फैक्टर कितना होता है QH में 1, तो 56 अपॉन 1 मतलब कितना आएगा बच्चों 56, है ना, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आप मास कितना लिए हैं 4.2 माइनस x अपॉन इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम का 40, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना हो जाएगा बच्चों 40 प्लस 16 32 प्लस 2 अपॉन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बच्चों 2, इसको आप ऐड करेंगे तो 40 प्लस 34 74 अपॉन 2 आ जाएगा 37, कितना बच्चों 37, क्योंकि 2 क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2 OH है, 2 OH रिप्लेस कर सकता है, इसका 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। यहाँ पे जो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम किसमें लीटर में, तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम लीटर में मतलब मिलीलीटर में दिया है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 इंटू 100 अपॉन 1000, ये आया बच्चों कितना 0.1, कितना आया 0.1। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, क्या होगा x अपॉन 56 प्लस 4.2 माइनस x अपॉन 37 इसकल टू आ जाएगा बच्चों कितना 0.1, है ना। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो यहां से x का वैल्यू ये आएगा 1.47, कितना 1.47। कैसे सॉल्व करना है, आप इसको इधर ले जाइए, इसको इसमें मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करिए, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। फिर आप जब x का वैल्यू वहां से निकालेंगे तो आएगा 1.47। ठीक, अब हम लोग परसेंटेज निकालते हैं सबसे पहले QH का, क्योंकि QH का वेट दिया x, है ना। आपको क्या निकालना मास परसेंट या कंपोजिशन, कंपोजिशन को मास परसेंट बोलते हैं। क्या होता है जिसका भी परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है उसका मास अपॉन टोटल मास, है ना। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ QH का परसेंटेज कंपोजिशन कितना आएगा, QH का मास कितना आ गया बच्चों 1.47, है ना, अपॉन टोटल मास कितना बच्चों दोनों का मिला के सबका 4.2 इंटू 100, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों पूरा तो आएगा 35%, कितना 35%। क्या ऑप्शन में है क्या, हाँ, क्या किसी को लगाएंगे, जी नहीं बच्चों, ये किसका आया है QH का आया है। तो क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पूछा है, हाँ, तो क्या उस सॉल्यूशन में दो लोग हैं KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर KOH का 35% आया है तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना हो जाएगा बच्चों 65% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 65%। ठीक, और ऑप्शन नंबर कौन सा मिला बच्चों, क्या ऑप्शन नंबर बी दिखाई पड़ रहा है, जी हाँ। या आप क्या करेंगे, x का मान पता चल गया, x का वैल्यू, तो आप 4.2 में से x का वैल्यू निकालेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, फिर जो भी आएगा अपॉन 4.2 से डिवाइड करेंगे, तब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का परसेंट आ जाएगा 65%। ठीक बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आज का जो लेक्चर था वो इक्विवेलेंट और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पे बेस्ड था। आपको किसी का इक्विवेलेंट निकालना हो वो आप सीख गए, किसी भी रिएक्शन हो, चाहे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो या किसी के साथ रिएक्शन करवाया जाए या किसी भी कंपाउंड के लिए, तो हम लोग क्या बोलते हैं सभी के लिए ग्राम इक्विवेलेंट आपस में इक्वल होते हैं। और ग्राम इक्विवेलेंट के 4 फॉर्मूला, कौन सा, W/E, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, या मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू वैलेंसी फैक्टर, या मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। और ग्राम इक्विवेलेंट को हम बराबर करके फॉर्मूला क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ये 4 से 5-6 क्वेश्चन मैंने आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे लाए भी थे और आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है ना बच्चों, आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, है ना, तो आपका जो प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियोस को देख सकें
है ना। बहुत सारे गरीब बच्चे होते हैं जिनको नीट की तैयारी करने के लिए पैसा नहीं रहता, जेईई की तैयारी करने के लिए पैसे नहीं रहते हैं, है ना। तो मुझे उम्मीद है बच्चों, अगर आप इसको इतना पढ़ लेते हैं, आप किसी की बुक की क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपके बन जाएंगे। और अगर वीडियोस के डाउट या किसी क्वेश्चन बुक की क्वेश्चन के डाउट है आपके, है ना, आपको लग रहा है कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और क्वेश्चन को भेज दीजिए। ये जो मास्टर है वो आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेगा, कमेंट का रिप्लाई जरूर करेगा, है ना बच्चों। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना। मिलेंगे अगले लेक्चर में, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। अगला टॉपिक यही रहेगा। ये इक्विवेलेंट वेट है तो नॉर्मली था, अभी इसमें लॉ पढ़ेंगे, है ना, वो पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ओके बच्चों।